देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रेफरेंस दिया था और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेफरेंस समझाएंगे। देखिए, अगर ये देखा जाए, in sexual reproduction, the formation of male and female gamete and fusion of gamete produced by the same individual or different individuals or takes place mostly। मेरे कहने का आशय ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा गैमीट उत्पन्न करना पड़ता है, चाहे वो एक ही इंडिविजुअल में उत्पन्न हो या फिर अलग अलग इंडिविजुअल उत्पन्न करें। ये दोनों गैमीट्स फिर आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, जिनको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये घटनाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य रूप से पाई जाती है। अब अगर हम ये देखें, all the progeny produced by sexually are not identical among one another and are also not identical to their parents. It means progenies are different among one another. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी प्रोजनी पैदा होते हैं वे न तो आपस में सिमिलर होते हैं और न ही वो अपने पेरेंट्स को, कुछ न कुछ उसमें डिफरेंस होता है। अगर हम ये देखें, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे फंजाई हों, all these organisms are more different in their morphological, anatomical, structural point of view. But when they adopt sexual reproduction, the same phenomenon, gamete formation, fusion, and after fusion, embryogenesis are found in each and every organism. मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे फंजाई हों, चाहे प्लांट हों, चाहे एनिमल हों, चाहे अन्य दूसरे ऑर्गेनिज्म हों, चाहे उनकी बनावट में, संरचना में काफ़ी अंतर हो, लेकिन यदि उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडॉप्ट करना है, अगर वो सेक्सुअली प्रोजनी उत्पन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें एक ही समान रूप से सभी में गैमीट का फॉर्मेशन करना पड़ता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वे आपस में एम्ब्रियोजेनेसिस करके अपना डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम ये देखें, ये लक्षण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सभी ऑर्गेनिज्म में समान पाया, गैमीट बनाना
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मुख्य लक्षण है वो गैमीट बनाना, ये सभी में। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म exhibit some stages in their life like growth, maturity and oldness. तो growth, maturity and oldness from birth to death, ये घटनाएं उनमें पाई जाती हैं। Before maturity, the phase of growth are generally known as juvenile stage or vegetative phase. यदि हम ये देखें, in the case of plants, these phases are very clear, but in perennial organism, these phases are not easily clear. Identification of these phases are very difficult. For example, in some annual organism like जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मैंगो, राइस, मेज, the juvenile phase, maturity phase and oldness phase are very clear. When the plants flowers, it means they enter into the maturity phase. When flowering nature of the plant are stopped, it means they enter into oldness stage. When plants not flower, the stage is known as juvenile. मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर फ्लावर हो रहा है, उत्पन्न हो रहा, तो मैच्योरिटी फेज है। फ्लावर उत्पन्न होना समाप्त हो गया, ओल्डनेस। और यदि फ्लावर उत्पन्न नहीं हुआ तो ये इसका मतलब है कि वो जुवेनाइल स्टेज में है। अगर हम सब कुछ प्लांट्स में अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो इस अवस्था को थोड़ी सी उसमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, बम्बू बांस, इन देयर लाइफ दे फ्लावर्स आफ्टर 50 to 100 years, only once. After this they die. माने बम्बू बांस में देखा जाए तो 50 से 100 साल के बाद वह एक बार केवल फ्लावरिंग करता है। इसी प्रकार स्ट्राबिलेंथस कुंथियाना, नीलकुरंजी जिसको कहते हैं, ये 12 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग करता है। जैसा कि एनसीईआरटी में जिक्र है, सितंबर अक्टूबर के महीने में यह 2006 में फ्लावर किया था केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में, और उस समय ये टूरिस्ट के लिए बड़ा ही आकर्षक प्लेस बना था।
all the plants, flowers at the belly, whole road is very attractive for टूरिस्टों के लिए बड़ा आकर्षक हो गया था। अब अगर हम ये देखें कि एनिमल के केस में अगर हम देखें तो ये अवस्थाएं जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, ओल्डनेस बहुत स्पष्ट होती हैं। हम जैसे देखें बर्ड्स के केस में हम ये देखते हैं बर्ड्स, फ्रॉग, लिजर्ड, दे ले एग्स, not over year but seasonal. In the case of poultry, the birds in their captivity अपने पोल्ट्री में they produce continuously egg laying is very continuous all over the year, but this egg laying is not related to fertilization. This egg laying is related to their commercial use of human welfare, not related to their reproduction. मुर्गियां अपने पोल्ट्री में वर्ष भर अंडे देती हैं, लेकिन ये अंडे देना उनका उससे रिप्रोडक्शन से रिलेशन नहीं होता। वो केवल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मनुष्य के वेलफेयर के लिए वो ऐसा करती है। तो अगर हम इस तरह से अगर देखें तो बर्ड्स में एग लेइंग इज वेरी सीजनल, वेरी कॉमन। सीजन में वो अंडे देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। देयर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट विथ एग लेइंग। उनका रिप्रोडक्टिव फेज एग लेइंग से स्टार्ट होता है। बिफोर एग लेइंग इट सर्वाइव एज ए जुवेनाइल स्टेज। In the case of mammals, they complete a cycle. They complete a cycle and these cyclical changes so very common in mammals, like oestrus cycle and menstrual cycle. Oestrus cycle is very common
in animal like cow, buffalo, goat, deer, etc. And this cycle may be continuous all over the year or maybe seasonal in the case of dog, cat. क्योंकि कुत्तों में आप देखें तो एक सीजनल उनके बच्चे देने की एक पीरियड होती है, उनका जो रिप्रोडक्टिव टाइम है, एंड कुछ केसेस में ये वर्ष भर बच्चे देते हैं। अगर हम नॉन प्राइमेट जो प्लेसेंटल एनिमल हैं, प्लेसेंटल एनिमल्स मीन्स जिनके बच्चे यूट्रस में सरवाइव करते हैं, डेवलप होते हैं, ओयस्टर साइकिल शो करते हैं, और जो प्राइमेट मैमल हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं, दे प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी ओवर ईयर, संपूर्ण वर्ष। इस प्रकार अगर हम ये देखें कि इन्हें हम जो वर्ष भर प्रोजेनी उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। जो सीजनल उत्पन्न करते हैं उनको हम सीजनल ब्रीडर्स भी कहते हैं। अगर हम ये देखें कि सीजनल ब्रीडर्स हों या कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हों, एनिमल्स के केस में अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की समाप्ति को अगर हम देखना चाहें, व्हेन द रिप्रोडक्टिव फेज बिकम इनएक्टिव, स्टॉप, एंड again the life stage enter into the oldness. Oldness is very clear because metabolic activities leading to gradually very slow, and this feature is known as oldness. Also maturity या reproductive phase are moderate by हार्मोन्स। हार्मोन्स का भी बड़ा रोल होता है रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होते हैं हार्मोन्स की एक्टिविटी से। उसमें आल्सो ह्यूमन बींग्स में भी रिप्रोडक्शन का जो फेज है वह हार्मोन होता है। हार्मोन्स की एक्टिविटी में वो सक्रिय होते हैं। इस प्रकार अगर हम ये देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अवस्थाओं को अगर हम बांटें तो इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, दूसरा फर्टिलाइजेशन स्टेज और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम 3 खंड में बांट सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम
इनको बताएंगे। धन्यवाद।